हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजी का पेपर, जिसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। ओके, तो इसकी क्लासेस कंटिन्यू है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश में इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बीएड का तो टॉपिक है ही, आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट या जो भी टीचिंग एग्जाम है, उसमें थॉर्नडाइक का ये जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इनके मुख्य नियम कौन कौन से हैं, किस नियम के अंतर्गत इन्होंने किस पॉइंट पर फोकस किया है, इस अधिगम के गौण नियम जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं, इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीख करके जाएगा। देखिए, चलिए आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट कहता है हमारा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि ये जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। किसने? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक जो है वो बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1898 ईस्वी में पशु व्यवहारों, जो पशु का व्यवहार है, जानवरों का व्यवहार है, उसके अध्ययन के फलस्वरूप किया था। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यानी कि थॉर्नडाइक का ये कहना था कि चाहे पशु हो या कोई मानव हो, वह किसी काम को एकदम से, अचानक से या पहले प्रयास में नहीं सीख लेता। वो कई बार प्रयास करता है, गलती करता है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस गलती को सुधारता है, फिर अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर जो गलती होती है वो फिर इसको सुधारता है और प्रयास करता रहता है, भूल करता रहता है, आखिर में उस काम को वो सीख जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मनुष्य हो या पशु हो, ओके, किसी भी कार्य को प्रयास करके, गलती करके ही सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के समक्ष समस्या रखे जाने पर वो उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। यदि आप विद्यार्थी के सामने कोई समस्या रखते हैं तो उस समस्या का समाधान करने के लिए वो बहुत सारे एफर्ट करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेगा। इन एक्टिविटीज़ में से जो सही एक्टिविटी होगी, जो सही क्रिया होगी, उसका शिक्षार्थी के द्वारा चयन और संबंध कर लिया जाता है, जिसे सीखना कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके लगाएंगे, बहुत सारे फार्मूलाज का यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट में जो सही फार्मूला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सटीक बैठता है उसी को आप चुन लेते हैं और ये आपका अधिगम हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला की ज़रूरत है, इस सवाल को लगाने के लिए इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, इससे ही ये सवाल लगेगा। तो आपने गलती की, आपने सुधार की और फिर उस सवाल को लगाना आप सीख गए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के आधार पर सीखने की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं कि सीखने की जो है वो 3 बहुत बड़ी या प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि सीखने की प्रक्रिया चाहे पशु में हो या मनुष्य में एक ही समान होती है। ये इनकी बहुत बड़ा पॉइंट है। इन्होंने कहा पशु हो या मानव हो, समान ढंग से ही लर्निंग होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे छोटे छोटे क्रमबद्ध चरणों में होती है, ना कि अचानक सूझ से। जो भी बच्चे के अंदर लर्निंग होती है वो धीरे धीरे होती है, टुकड़ों में होती है ना, और सीक्वेंस में होती है। अगर आप बच्चे को जो है कि 10 तक पहाड़े याद कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले 2 का पहाड़ा याद कराना होगा, फिर 3 का याद कराएंगे, फिर 4 का याद कराएंगे। ये सीक्वेंस चलेगा, ये धीरे धीरे चलेगा, प्लस छोटे छोटे चरणों में होगा, तब आप उसको 10 तक पहाड़े, 20 तक पहाड़े सिखा पाएंगे। ओके, अब इनका जो प्रयोग है वो ये प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें वो बिल्ली को बंद कर देते हैं
और उनका भोजन बाहर रख देते हैं। बिल्ली बहुत सारे एफर्ट करती है, प्रयास करती है उस भोजन तक पहुंचने के लिए, और फिर लास्ट में क्या होता है कि आखिर उसका जो पंजा है वो उस पर पड़ ही जाता है, जिससे उसका गेट खुल जाता है और वो अपना भोजन पा लेती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वही पिक्चर है। पहले इसको थोड़ा इसकी जो थ्योरी लिखी उसको पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, जो बेचारी बिल्ली बहुत भूखी थी, है ना, और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में क्या था कि एक लीवर लगा होता है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, उछलती कूदती है और बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है, गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मछली तक पहुंच जाती है। तो यह प्रयोग, ये सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम सीख जाएंगे, है ना। तो यही है कि जो बिल्ली है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रही है, उछलती कूदती है, गिरती है, उल्टी सीधी गिरती है, लास्ट में गेट उसका आखिर पैर पड़ता है लीवर पर और गेट खुल ही जाता है और उसका अधिगम, अब वो जान जाती है कि इस पर हम पैर लगाएंगे गेट खुल जाएगा। ओके, देखिए थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, एक तो मुख्य नियम, दूसरे गौण नियम। अब जो अधिगम के मुख्य नियम हैं, ये नियम क्या कहते हैं समझिए। एग्जाम्स में, आपके टीचिंग एग्जाम्स में, टेट सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं ये नियम। देखिएगा, जो अधिगम के मुख्य नियम हैं जिनको हम मेन लॉ कहते हैं, जो गौण नियम है उनको हम सेकेंडरी लॉ कहते हैं। मुख्य नियम समझिए, इसमें आता है पहला तत्परता का नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस। अच्छा, आपको पहले तो हम ये बताते चलें प्यारे दोस्तों कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, अब यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप ये कंटेंट ले सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको हमें 9628182649 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9628182649 जो हमारे नोट्स रहेंगे, आपके 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको आपके प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो नोट्स रहेंगे उनकी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी, कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इतना एनफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से समझिए अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। इस नियम का अर्थ है कि जब अधिगम करने वाला, यानी कि जो बालक है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, अधिगामी लर्नर अधिगम के लिए तत्पर या तैयार होता है, तभी अधिगम कर सकता है, अन्यथा नहीं। चाहे टीचर कितनी भी आसान भाषा में, कितने भी उदाहरण देकर के क्लास में समझाते, यदि बालक, यदि लर्नर, सीखने वाला तैयार नहीं है, उसके अंदर तत्परता नहीं है, वो रेडी नहीं है, तो वो नहीं सीख सकता। चाहे आप जितने एफर्ट लगा लो, जितने टीचिंग मेथड्स का यूज कर लो, वो नहीं सीखेगा, बिकॉज ही इज नॉट रेडी फॉर द लर्निंग, क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए तत्परता बहुत जरूरी है। अधिगम के लिए छात्र को तैयार करना पड़ता है, तभी उसे काम करने में मजा आता है, आनंद भी आता है और वो उस काम को जल्दी सीख लेता है। उसका अधिगम जल्दी हो जाता है जब वो तैयार होता है, तत्पर होता है। जिस काम को करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है, जिस काम को करने के लिए आप उसको जबरदस्ती जो काम करने को कहेंगे, जबरदस्ती उसे कुछ सीखने को कहेंगे, उसको आप मार मार के अगर कुछ सिखाएंगे तो उसका अधिगम बहुत धीरे धीरे होगा, वो जल्दी सीख नहीं पाएगा और उसका जो लर्निंग है वो स्टेबल नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। तत्परता ही बालक के ध्यान को कंसंट्रेट करने में भी हेल्प करती है। जब आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होंगे किसी चीज को लेकर के, तभी आप उसको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना। जितना अभ्यास करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतनी जल्दी लर्निंग अच्छी होगी और वो उतने लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। इसका मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार
किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वो याद हो जाती है। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, यदि आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे। छोड़ देने पर या नहीं दोहराने पर उसे आप भूल भी तो जाते हैं। इस प्रकार ये नियम प्रयोग करने और प्रयोग न करने पर डिपेंड करता है। प्रयोग करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो वो आपके दिमाग में, वो जहन में वो चीज़ बनी रहेगी। करना छोड़ देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इस नियम के अनुसार किसी काम का हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उसे उतना ही जल्दी हम सीख पाएंगे। जैसे जब हम छोटे थे तो कविता याद करते थे, है ना, खूब रट्टा मारते थे, एक्शन के माध्यम से सिखाया जाता था। बच्चे को पहाड़ा याद करने के लिए दे दो तो उसे खूब बार बार दोहरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे खूब दोहराता है। तब वो अभ्यास के साथ साथ उसको प्रयोग में भी लाता है। हम कविता गुनगुनाते भी रहते थे तो उसे याद हो जाता। ऐसा न करने पर जो सीखा हुआ है वो भी भूलने लगते हैं। जैसे यदि आपको टाइपिंग आती है, ठीक है, मान लीजिए आपको टाइपिंग आती है और आपने टाइपिंग करनी छोड़ दी, ठीक है, तो आपकी जो टाइपिंग है वो स्लो हो जाएगी, आप वर्ड्स भी भूल जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार कोई भी प्राणी किसी कार्य, अनुक्रिया को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है कि आखिर वो चीज़ कितना प्रभाव डालेगी हम पर, है ना, प्रभाव के आधार पर सीखता है। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जिस काम को करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन या सुख मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। जिस काम को करने में मज़ा आता है, हम सेटिस्फाई होते हैं, उसे बार बार करना चाहते हैं। जिस काम को करने में कष्ट मिलता है, दुख होता है, जल्दी याद नहीं होता है, वो काम जल्दी हमसे याद नहीं होता है, तो हम उसे करना भी नहीं चाहते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो काम हम पर जितना प्रभाव डालेगा उसके हिसाब से हम उसका अधिगम करेंगे। इस प्रकार व्यक्ति उसी काम को सीखता है जिसमें उसे लाभ मिलता है और संतोष, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। किंतु जिस काम को करने के लिए दंड मिलता है, कष्ट मिलता है, उसे वो नहीं करना चाहता, उसे वो नहीं सीखता, उसका अधिगम भी नहीं करता। ये अधिगम के मुख्य नियम है 3, जो बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल भाषा में आपको मैंने समझा दिया। अब ये जो अधिगम के गौण नियम है, जो सेकेंडरी लॉ है, इनको समझते हैं। ये नियम क्या कहते हैं, समझिए। ये नियम आपके 5 होते हैं। इसमें पहला है हमारा बहु अनुक्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब हम कोई नया काम करते हैं तो बहुत सारे एफर्ट करते हैं और उसके बाद उस काम को करने की सही विधि हमको मालूम हो जाती है। तो ये हो गया बहु अनुक्रिया, यानी कि बहुत सी क्रियाओं का नियम, जिसको हम कहते हैं। इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, बाद में हमें उसका सही तरीका पता हो जाता है ना, और फिर हमारी समस्या भी सुलझ जाती है, हमें संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके साथ ही जो अनुक्रिया हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती वो उसे हम भुला भी देते हैं, या वो खुद ही वो दिमाग से निकल जाती है। मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट ऑफ एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है? ये कहता है इस नियम के अनुसार यदि अधिगामी में, यदि लर्नर में अधिगम क्रिया, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसके प्रति उपेक्षित मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का अभाव है तो वो अधिगम नहीं कर सकता, शिक्षण चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। तो यहाँ पे उपेक्षित यानी कि उचित चीज की आवश्यकता है। आंशिक क्रिया का नाम लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। जो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया है वो संपूर्ण स्थिति के प्रति न होकर उसके कुछ पक्षों या उसके कुछ पार्ट्स की ओर होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम के आधार पर अंश से पूर्ण की ओर, ये जो हमारा आंशिक क्रिया का नियम है, ये कहता है कि इसमें हम अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। ठीक है, अंश से पूर्ण यानी पार्ट टू होल चलते हैं। पहले हम चीज़ों को अंश पार्ट्स में सीखेंगे, फिर उसको पूर्ण तरीके से सीखेंगे। और इसमें क्या होता है, जो लेसन प्लान होता है, जो भी पाठ्य योजना होती है, उसको छोटे छोटे
टुकड़ों में करके पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार आंशिक क्रियाओं के द्वारा समस्या का हल भी किया जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम पहले टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको सॉल्व करते हैं टुकड़ों में, और फिर पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो ये अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन है आप नहीं याद कर पाएंगे, आप उसको 4-4 लाइनों में 6-6 लाइनों में डिवाइड करके याद कीजिए, देखिए कितना बढ़िया याद होगा आपको। फिर है साहचर्य क्रिया का नियम, जिसको लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। ये कहता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। क्या होता है? सीखने की क्रिया का स्थान परिवर्तन बताया गया है। ये स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपन से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद खाने के प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। तो ये क्या है? साहचर्य जो है परिवर्तन का नियम है। इस नियम से अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। आत्मीकरण का नियम लॉ ऑफ एसिमिलेशन क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को, नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ करके इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम और अधिक सुगम और सरल हो जाता है। ये 5 गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने। अधिगम का जो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी? देखिए, इस सिद्धांत में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी को सीखने का आधार माना गया है, जिससे लर्निंग में एक स्थायित्व आ जाता है। ये सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही सीखने के नियमों का प्रतिपादन भी हुआ है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रयास और त्रुटि की अनुक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक जो लर्नर है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। ये सिद्धांत कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, यानी कि कक्षा शिक्षण में बच्चा जब तक मोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, बस इतना सा है थॉर्नडाइक का ये नियम। तो हमने थॉर्नडाइक के इस प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को बहुत आसान भाषा में सीख लिया। इससे आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम पावलोव को पढ़ेंगे। पावलोव ने कुत्ते पर किस तरीके से प्रयोग किया था, कैसे घंटी बजते ही खाना आ जाता था और कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद स्किनर का चूहे पर प्रयोग समझेंगे। ये फुल कंटेंट आपको पेड में मिलता है। ठीक है, उसके लिए जो नंबर दिया गया है वहाँ आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।